वालेकुम मदिया बेटा, क्या हुआ है? यस। जी डॉक्टर साहब कैसी जी। हैं आप? मैं दुखी हूँ। वो तो ठीक है। मतलब ठीक से मुराद ये नहीं है कि अच्छी बात है, मतलब वो तो ऑब्वियस है। हम्म। तो उसके अलावा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी का तो हम फॉलो करते रहते हैं, और अभी आप, जब मैंने आपके साथ वो टॉपिक शेयर किया ना, जी। उस वक्त सिचुएशन थोड़ी पीछे थी इस दुखी होने से आपके। नहीं, एक्चुअली जब ये सिचुएशन शुरू हुई थी तो मैं दुखी थी, क्योंकि मेरा जाती ख्याल ये था, जो मुझे एक दो बातें पता चल रही थी, कि ये कुछ इस तौर ही निपटेगी। हम्म। तो मुझे इस बात का दुख था कि ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये इस तरफ चली जाएगी। हम्म। जो जो इशारे भी मिल रहे थे, अगर आप ट्रेस बैक करें मोहसिन नकवी की कॉन्वर्सेशंस, तो आपको इस बात के टेंजिबल इशारे मिलते हैं। हम्म। हिडिट से हम शूट एट साइट कर सकते हैं, हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हार्ड पोस्चरिंग का इशारा उन्होंने दे दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा जो जब मैंने वो शेयर किया ना थीम आपके साथ, उस वक्त हम इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं, हम ये सिचुएशन फेस कर रहे थे, और ये पिछले मेरे ख्याल से 3 माह तो हमारे ऐसे ही गुजरे हैं कि शायद ही कोई वीकेंड ऐसा होगा जिसपे ये कंटेनर्स वगैरह और लॉकडाउन वाली सिचुएशन हमने जी नहीं देखी। जी 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 तो उसमें ये था कि ठीक है, ये एक पावर स्ट्रगल है, और उस पावर स्ट्रगल में जो जो सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर बिल्कुल ही बात नहीं होती। जी मतलब वो किसी की भी कंसिडरेशन नहीं है। जी अच्छा, मीनवाइल जो अभी सिचुएशन बाद में जैसे अनफोल्ड हुई, जैसे जिस पे आपने रिस्पॉन्ड किया, और अभी आपके आने से पहले डॉक्टर सुहेल साहब से बात हो रही थी, तो ये वाली डायमेंशन ऐड हो गई कि हम इतने पोलराइज हो चुके हैं कि बाज इश्यूज जो हैं उनके मेरिट्स पे हम बात भी नहीं कर सकते, कि पोलराइजेशन की वजह से हमें टैग किया जाएगा कि जी नहीं। आप अगर जी, ये जो अभी आपने दुखी होने की बात की है ना, तो इससे मैं जो 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 कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे वो ये है कि आप पीटीआई की जो है ना सपोर्टर है। मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं। अच्छा, मैं इसीलिए बात की है कि हमें आपने दोनों इश्यूज को काइंडली आपने एड्रेस करना है। एक तो ये कि पावर स्ट्रगल में सिटीजन जो है उसके राइट्स जो है, जो मेजोरिटी है, वो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं, मार्जिनलाइज भी नहीं होते, उसकी कोई कंसिडरेशन ही नहीं रहती। एक बात, और दूसरी बात ये कि ये पोलराइजेशन की वजह से ये हमारे साथ ये एक अजीब ट्रेजेडी है कि हम चीजों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, उस पे भी हम बात उस तरह से नहीं कर पाते। तो आप प्लीज शुरू कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यूजुअली मैं एक्सटेम्पोर बात करती हूँ। जी जी। और लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि जो बात मैं आपसे करूंगी, मैं उसको पहले लिखूं, बिल्कुल ठीक। ताकि हम सब जो हैं इस वक्त थोड़े जज्बात, इमोशंस, जो करंट सिचुएशन है उससे स्वय हो जाते हैं। और जाहिर है कि जैसे आपने फौरन में ये बात मेरे से ये मसला अख्स किया कि जी मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ। जब आपने मुझे ये टॉपिक भेजा था तो मैंने आपके साथ एक शेर शेयर किया था। जी जी। वो शेर मेरा है, आई हैव रिटन इट। और मैं बहुत कम, जब मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ तब मैं शायरी करती हूँ, वरना मैं नहीं करती, मेरे अंदर उसकी वो नहीं, कैपेसिटी नहीं है। ठीक। तो मैंने उस लिखा था, मेरा दिल चाह रहा है जो मेरे साथी इस वक्त हैं मैं उनके साथ वो शेर शेयर करूं। मैंने लिखा था, जो तो ताकत का सर चश्मा है वो ही सबसे अदना है। तो ये बात तो तय है कि जो पिरामिड का सबसे लोअर रंग है
उस पर मैं और आप जीते हैं। लेकिन क्या जैसे आपने भी फरमाया कि पिछले 3 महीने में हुआ, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है, और मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ूंगी और फिर बीच में बात भी करूंगी, what we are witnessing in Pakistan pushing 80 has not happened in the last few years. It has definitely not happened in the last few months. It has just exploded in our faces in the past 2 years. The country is imploding economically, politically, but most importantly, socially. The resilience Pakistan was known for is falling apart. We have slowly and gradually destroyed a perfectly beautiful country, which was actually doing very well until the 70s. So, there is a name for this situation in Pakistan, and it is called polycrisis or multi-crisis. Polycrisis is a term which was introduced 2 years ago for the global conflicts at the World Economic Forum. So I think that we started facing it since 21, 22. It's seen as once in a generation polycrisis. The situation Pakistan is facing right now, ladies and gentlemen, is seen as once in a generation. If such crises are left unchecked, they may result in a violent system implosion. What saddens me is that to a lot of people that I've spoken, PTI or not PTI, think that Allah maaf kare or khuda kare main galat hu, that this is the beginning of balkanization of Pakistan. Now, it is a foregone conclusion now that the ouster of Prime Minister Imran Khan's government by parliamentary vote of no confidence in April 2022 set in a train of series of events that roped the country in a state of perpetual crisis. There were many first. We tend to forget कि क्या क्या हुआ. Foremost being Prime Minister's removal by a no trust move, we kept hearing it was a constitutional move. It snowballed to include all the country's institutions, the Supreme Court, the Parliament, the Presidency, the Punjab Assembly, and the Election Commission of Pakistan. एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं हुई, एक के बाद एक हुई। 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हुए, वगैरह वगैरह, मैं आपको पूरी लिस्ट गिनवा सकती हूँ। इवन कंसिडरिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, हम कहते हैं ना ये तो होता रहता है हमारे यहाँ, these disruptions have few parallels when it comes to delays in the transfer of power. Pakistan had to meet these multiple challenges in 2023 in a deeply fractured and polarized state. Worse stagflation, economy बहुत खराब थी. Floods both hit the country together. हमें stagflation ने hit किया, यानी लोगों की नौकरियां जा रही थी और कीमतें ऊपर जा रही थी, और रुकी हुई थी इन्फ्लेशन, रुकी हुई थी मईशत, तो वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक शय थी। एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास फ्लड्स आए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018, 50% of Pakistani families are not getting 2 meals a day. ये 2018 के स्टैट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टैट्स बेहतर हुए। 50% of our children are underweight or stunted as they do not get sufficient amount of vitamin A and D, while 68% population is anemic. इसमें वो बच्चियां भी हैं जिनकी 17-16 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, और फिर वो बच्चा जनेंगी, और फिर वो बच्चा भी इतना ही कमजोर होगा। The statistics of education in Pakistan are even more disturbing, alarming, and disheartening. More than 26 million children are out of school. The number is greater than the population of 150 countries in the world. And what saddens me is that आपने कहा मैं दुखी हूं, मैं कई वजहों से दुखी हूं. The children that are in the system
also receive absolutely compromised education. और ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, आप वाबस्ता हैं, यहाँ कई मेरे साथी हैं। हम ऐसी डिग्रियां बांट रहे हैं जो उस उनकी जो कीमत है उस कागज के बराबर नहीं है जिन पे वो लिखी जा रही हैं। The poly crisis is different from the challenges Pakistan faced in the past. मेरे ख्याल है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो माजी से कदर मुख्तलिफ है, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज हैड अ सिचुएशन वेयर द बक वुड स्टॉप समवेयर। हमारा सबसे बड़ा मसला यह था कि जी फौज आ जाती थी। The establishment and the judiciary worked in close collaboration. नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था, नजरिया जरूरत था, काम चलता था। The establishment and today Pakistan faces both inter and intra-institutional crisis. It is politics and not economics. It is politics and not economics that is holding Pakistan back. खुदा का वास्ता इस पूरे ग्रुप में कोई इकोनॉमिस्ट होगा, मुझे बताइए कैसे सीसॉ की तरह स्टॉक एक्सचेंज काम कर सकती है। एक दिन नीचे और अगले दिन हर नफसियाती हद छोड़ दी, कुजा इसके कि समझते हैं कि हम सब ने घास खाई हुई है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारे जहनों के साथ, या कम से कम वो लोग जो तालीम याफ्ता नहीं है, कमजोर हैं, वनरेबल हैं, उनको क्या बेचना, क्या चूरन बेचना चाह रहे हैं। Every action of key political actor in Pakistan is pushing the country deeper into a quagmire with a civil war within the ruling establishment. And I'm saying this without any doubt. Institutions of the country are working at cross purpose. Pakistan is a textbook case of repeating policy mistakes rather than rectifying them. Don't think conflict in Pakistan is about a sect or an ethnicity. ये पारा चिनार कभी इसको कह दें, कभी इसको बलोचिस्तान के मसले कह दें, कभी इसको जो मर्जी, कभी पश्तून क्राइसिस, कभी बलोच क्राइसिस, कभी सिंधी एथनिसिटी, ये सब बहुत खूबसूरत नाम है मेरे और आपके सामने एक फॉग लाने के। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सिर्फ दो तबके बसते हैं, the exploiters and the exploited. The plunder of the country by 44 families is the elephant in the room. And they will not allow any credible reform. This needs to end. More important ये था कि जो हमने धरना एंड किया, उससे ज्यादा important है कि ये सूरत हाल एड्रेस हो। The masses are revolting against this divide, the exploitative elite capture of the country because of information revolution. They stand exposed, thus resulting in the shattering of the elite consensus. अब elite को अपनी बका के लिए मेरे और आपके साथ राब्ते बनाने हैं, क्योंकि अब हमें कुछ खबरें हैं और हमें ये फैसला करना है कि या हमसे वो ये फैसला चाहते हैं कि हम किस फैक्शन ऑफ एलीट को सपोर्ट दें कि वो अपनी कुर्सी पर जमा रहे। ये मसला है। Greed driven capitalism is not just about economics. We have capitalist driven education systems, governance and political paradigms. कल एक खबर थी, आप लोगों को भी इस तरह की खबरें रोज पढ़ने को होती हैं। 16,500 बच्चा कराची यूनिवर्सिटी में फील्ड डिफॉल्टर है, यानी ये पढ़ रहा है, इसको डिग्री नहीं मिलेगी, और जो पढ़ाई के नाम पे हो रहा है कराची यूनिवर्सिटी में उसको जाने दीजिए। The landlords and political elite of Pakistan, in collaboration with the corporate sector, मैं नाम लेके दे रही हूँ, are very comfortable in their luxurious security bubbles. They have their exit strategies ready, which work around exploitation and getting out. At this moment in time, it falls upon the business community, I think.
टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन जो मैंने कल स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर नीचा देखा, मुझे लगा कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी पार्टनरशिप है। और अगर बिजनेस कम्युनिटी आगे आती है तो हो सकता है कि जो सोशल मीडिया है वो उनको सपोर्ट करे। और लेकिन मेरा मसला ये, मैं हो सकता है मेरी गलत सोचो, कि हमारे पास वो कोहर्ट्स नहीं बन रहे जो वाकई कोई चेंज लाएं। हमारे यहाँ जत्थे हैं जो गुस्से में हैं और वो उस रियासत पे हमले करते हैं, लेकिन जो मैं और आप हैं वो सिर्फ मुकालमे करते हैं। हम ना डायरेक्शन दे पा रहे, ना हम किसी और तरह इन जत्थों से जुड़ पा रहे। Last but not least, Pakistan's complete lack of focus on human resource development and pro-people policy of being a development state and not a security state is coming home to roost. Even our geography is becoming a baggage. आप देखिए कि अफगानिस्तान को और तालिबान को हमने पाला है, गले से लगा के, खून दे के, पैसे दे के। कल हमने कहा है कोई अफगान बगैर इत्तला के इस्लामाबाद में नहीं रह सकता। हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं? इस वक्त जब अफगानिस्तान से पूरी दुनिया दोस्ती कर रही है, इस वक्त उसकी ईरान के साथ ट्रेड बढ़ गया है, साथ दोस्ती है, चाइना ने उसको डिफैक्टो रिकग्निशन दे रही है, सेंट्रल एशिया वहाँ बहुत ज्यादा कीनली काम कर रहा है, ऑल्टरनेट कॉरिडोर्स बना रहा है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन हालत जंग में है अफगानिस्तान से, बोथ आर बॉर्डर्स, बलूचिस्तान भी और केपे की भी। तो याद रखिएगा, ये जुमला कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लैंड्स डोंट कोलैप्स, स्टेट्स डू। The mix of political instability, economic vulnerability, street violence, rising crime rate, and the rise of insurgencies reveal a deeper concern and risk of institutional implosion, which could jeopardize the country's long-term stability and democracy. को तो खैर भूल ही जाइए। द प्रोटेस्ट एंड सिट डाउन्स जो हम आप देख रहे हैं, मे नॉट बी, आपने कहा हर हफ्ते कुछ हो रहा है, मे नॉट बी ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। I don't know if they will bring about a change or not, but they are definitely unprecedented. मेरी जिन लोगों से इस्लामाबाद में बात हुई, आप लोग तो वहां रहते हैं, उन्होंने कहा हमने जिंदगी में इतना चार्ज्ड क्राउड नहीं देखा। लेकिन इस चार्ज्ड क्राउड ने तो कोई मार धाड़ नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। मैं आपको याद दिलाऊं, एक दफा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में भी ब्लास्फेमी के, हजूर के खिलाफ जो कुछ डेनमार्क में हुआ था, उसके खिलाफ यहाँ राइट्स हुए थे। तो बाद में मेरी एम्बेसी के लोगों से बात हुई, उन सब ने मुझे बताया कि जत्थे घुसे एम्बेसीज में और शराब के कनस्तर उठा के ले गए। दिस हैपेंड इन इस्लामाबाद। उन्होंने एटीएम्स तोड़ी। ये हजूर की रुतबा बचाने के लिए बाहर सड़कों पे निकले थे। ये क्राउड जो हमने इस्लामाबाद में देखा, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और कर सकता था, बहुत बड़े नंबर्स थे। पाकिस्तान इज ट्रांजिशनिंग, ये मेरा जाती ख्याल है, फ्रॉम कोल्ड एंगर टू हॉट रेज। पंजाब एंग्री है, डिसइल्यूजन्ड है, और एक जो अनकंडीशनल सपोर्ट पंजाब से इनको आती थी, मेरा ख्याल है वो फ्रैक्चर हुई है। केपीके में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, सिंध दामन बचा के चल रहा है। मुझे ये रियलिटी समझ में आती है। The institution where the buck used to stop, the military and the judiciary, find themselves in uncharted territory as they grapple with the situation. The internal challenge that they face pose a rare threat to the unity of command. The erosion of public trust in the institutions, and where their blatant public announcement bordering on humiliation has led to more instability and social unrest, with external partners left uncertain about who is in charge. This is a textbook case of strategic confusion impacting a state's
सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसा भी लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनरेस्ट बिल्कुल सतह के नीचे है। The absence of credible conflict resolution mechanisms, largely due to deep rooted mistrust and hardened positions from all sides rooted in respective insecurities, further complicate the situation. और एक मेरी बका हर दूसरी बका से ज्यादा अहम है। ओहदे की बका, इदारे की बका, सियासी जमात की बका, अ, मेरी शायद ईगो की भी बका। तो ये सारी बकाएं रियासत से की बका से बहुत ज्यादा अहम हो गई। अ, एक जुमला और कहना चाहती हूँ। जो फ्रेंच मोनार्की थी ना, अंडर क्वीन लुई द सिक्स्थ, वो डच बैंकर्स से हर वक्त पैसे मांगती थी, हर वक्त उनसे पैसे मांगती थी। तो फिर उन्होंने एक दिन उनको लोन्स देना बंद कर दिए, रियलाइजिंग देयर मनी विल नेवर कम बैक। द रिजल्ट वाज 1789 रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तो आपको कर्जा मिल रहा है, सवाल ये है कि क्या आपको कर्जा मिलता रहेगा। और अगर ये कर्जा इस वक्त भी आपको मिला है, तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं ये ना सोचूं और इस तौर ना सोचूं, लेकिन मुझे कभी कभी ये बात दहला देती है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक बेल आउट आ रहा है आपको, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज से, वो किस कीमत पर, किस कॉस्ट पर आ रहा है। उसके बदले हमने अपना बच्चों का मुस्तकबिल तो गिरवी रखा ही है, और क्या क्या गिरवी रखा है। आखिरी बात, विल फोर्स और रीजन विन द डे? इफ फोर्स विंस, पाकिस्तान लूजेस। This is a different Pakistan than in the past. The people want more. They are demanding respect from their leaders, and their rights and their needs need to be recognized and met. Actually, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो इस पूरे अरसे में पाकिस्तान में कुछ हुआ, भली बुरी, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेटेड यूथ की तादाद बहुत बड़ी है। मेरे पास, मैंने फिगर्स भी निकालने की कोशिश की थी, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपसे किसी वक्त अभी शेयर भी कर दूंगी, बट दे गॉन अप बाई। तो इस वक्त जो हमारी पढ़ी लिखी तो तादाद है बच्चों की, वो है कोई उसमें इजाफा हो गया है कोई 68%। ठीक है जी, 68% हमारे पढ़े लिखे बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। 1 मिलियन पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। There are nearly 5 million and they will have expectations and say analyst in Pakistan। तो सर, कि 5 मिलियन ऐसी हमारे पास पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी है किसी हद तक। वो सोशल मीडिया एक्सेस कर सकती है, वहां पे जो बातें आती हैं उससे इन्फ्लुएंस होती है, और उसके साथ जुड़ा है 30 और 40 साल की उम्र का तबका भी। मुझे लगता है 45 और 50 साल की उम्र तक का तबका उनसे जुड़ा है। सो एक जनरेशनल फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में। एक यूथ है जो रिजेक्ट कर रही है इस एलीट कैप्चर को, फिर उससे ऊपर वाली एक जनरेशन है, और फिर एक उससे ऊपर वाली जनरेशन है। And they're frustrated with the lifestyles of the rich and corrupt, and they also see the military in the similar light। पहले ये अपने घरों में शादियां करते थे, सोने के सिक्के लुटाते थे ना, मुझे और आपको पता नहीं चलता। अब वो जब ये सोने के सिक्के लुटाते हैं और 80-90 लाख के जोड़े पहनते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे नजर आता है। और मैं सोचती हूँ कि मेरा तो बिजली का बिल नहीं पूरा हो रहा, तो ये सब कैसे हो रहा है। आखिरी बात करूंगी। गैलप हैज पब्लिश्ड एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन डे एंड पोस्ट इलेक्शन डे सर्वे which said turnout among youth rises considerably in 2024। PTI popularity among first-time voters and relatively educated segment made its highest voter puller in the country। It went on to say that 31% of the electorate voted for the PTI, running as independents, followed by Sharif's party that took 24%। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। लोग पार्टी के निशान को ढूंढते हैं ना, तो पार्टी का निशान ले लिया था।
तो इलेक्टोरेट को बताते हैं ये तीर का निशान है, इस पे ठप्पा लगाओ, ये तराजू है, इस पे ठप्पा लगाओ। 24 फरवरी के इलेक्शन ने लोगों ने जाके ढूंढा कि किसको ठप्पा लगाओ, बैंगन को, जूते को, वट एवर। सवाल ये नहीं है कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ या नहीं। सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं कराची में वोट डालने गई थी। जिस इलाके में मैं रहती हूँ, जहां से वो साहब जीते, वो रात को ये कह के सो गए थे कि जी मैं हार गया। सुबह वो उठे तो वो जीत गए थे। ऐसे एक नहीं 10 लोगों को मैं पर्सनली जानती। क्या ऐसे चल सकता है? क्योंकि हमारे पास तो वही दवाई है जो हम 60 की दहाई से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मर्ज बिल्कुल तब्दील हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी। आपने वक्त निकाला और आपने इसको लिखा भी इस दफा, काफी वक्त निकाल के, जाहिर है आपने। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन मैंने एक और जगह भी की थी। हाँ, मुझे बहुत डांट पड़ी, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से जरूर ये बात कर लूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल में बाकी सवाल आने से पहले, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो, मैं बहुत सी बातों में आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लगता है कि चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए, और उसी अपने बायस में हमें लगता है कि ये नहीं चलेगा, और हमें लगता है कि कोई बहुत डिस्कंटेंट है सोसाइटी में, जो कि है, इसमें शक नहीं है। तो ये जो है बाल्कनाइजेशन की, जैसे आपने टर्म यूज की, तो ऐसा दुख कुछ के होने वाला है। साथ, दुख अच्छा, के साथ। ये हमारे उस बाइस की वजह से तो नहीं है कि दूसरी तरफ हम सुनते हैं, और इस्लामाबाद में आपको पता है कि ये मतलब शहर इक़्तिदार जो बोलते हैं मीडिया वाले, तो यहाँ पे तो तासुर यही होता है। जैसे कैसर बंगाली ने भी कहा था ना कि इस्लामाबाद में मुझे लगा लोगों में कोई वो परेशानी नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो दूसरा ये नुक्ता नजर है, इस पे थोड़ा कमेंट कीजिए, फिर बाकी सवालात की तरफ चलते हैं। देखिए, हम कराची वाले तो हमेशा से ही कहते थे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान से 10 मिनट दूर है। अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का इस्लामाबाद आप लोगों से भी दूर है। उन ठीक। हॉस्टल के बच्चों से भी दूर है जिनको रात को कहा बिस्तर बांधो और निकल जाओ, और उसके पास कोई सवारी नहीं थी कहीं पहुंचने की। बिल्कुल ठीक। उस बच्चे से भी दूर है जिसकी शादी थी उस तारीख को, और उसको पुलिस पकड़ के ले गई, वगैरह वगैरह वगैरह। या उन लोगों से भी दूर है जिसके किसी को दवाई लानी थी, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी की माँ बीमार है। हमने तो ये सोचना ही छोड़ दिया कि रोज शहरी पर क्या गुजरती है। और मुझे खुदा का वास्ता समझा दें, ये रेड जोन क्या बला है? कॉलोनियल पावर्स होती थी तो उन्हें जोन्स बना के रखने रह पड़ते थे ताकि ऑक्यूपाइंग फोर्स महफूज रहे अवाम से। क्या इस वक्त अहले इख्तिदार ऑक्यूपाइंग फोर्स है कि उन्हें आम आदमी से सिक्योर रखने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक। मैं इस्लामाबाद में थी जिस दिन आपके कंटेनर्स आना शुरू हुए थे। मैं होटल से 2 घंटा पहले डर खौफ में एयरपोर्ट चली गई कि ऐसा ना हो कि जी मैं फंस जाऊं। और हम्म। सिर्फ मैं नहीं थी, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो पूरी फ्लाई जिना की फ्लाइट के लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे, सब जल्दी आ गए थे खौफ के मारे। हम्म। तो क्या मेरा वक्त, मेरी एनर्जी, किसी की कोई हैसियत नहीं है? आपने स्कूल 3 रोज बंद कर दिए। आपने फिर आपने कहा इतने अरबों का नुकसान हो गया। इतने अरबों का नुकसान तो इसलिए हुआ कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर सकते। यू हम्म। हैव फेल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन ऑफ द स्टेट। और आपके पास एक ही स्ट्रेटजी है, बंद कर दो। और फिर जब वो स्ट्रेटजी काम नहीं की तो आपने कहा गोलियां चला दो। मुझे लोगों ने ये भी बताया है, आपने तो वहां है, कि जिस तरह के टीयर गैस शेलिंग हुई है, ऐसी टीयर गैस शेलिंग भी कभी इस्लामाबाद ने एक्सपीरियंस नहीं की। ये ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ट्रेल 3 पे था जब ये शेलिंग हो रही थी।
मैंने वहां से दो तीन तस्वीरें बनाई जो मैंने फेसबुक पे शेयर भी की, और उसमें कोई एडिटिंग मैंने नहीं की। मतलब मैंने कुछ लोगों से जो वहाँ हाइकिंग पे थे उनसे पूछा भी कि यार ये इतने क्लाउड्स जो हैं जो इसी एरिया में जहाँ पे प्रोटेस्टेंट बैठे हैं उसी उसी जगह के ऊपर है, ये क्या चीज़ है। तो काफी मल्टीपल सोर्सेज से वो लोगों ने कंफर्म किया कि वो शेलिंग हो रही है, और इतनी खौफनाक किस्म की हो रही है। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे कुछ लोगों ने कहा जी ये तस्वीरें जो हैं ये फोटोशॉप्ड है। अब मैं वहां पे ग्राउंड पे हूँ, आप मैंने देखा ये है। हाँ, इस वक्त ये हमारी एक हमारी इट्स वन नैरेटिव एंड अ काउंटर नैरेटिव। और हुकूमत भी झूठ बोलती है। चलो, मैं और आप तो झूठ बोल सकते हैं, हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है। मैं फोटोशॉप करके तस्वीर लगा सकती हूँ। हाँ। मेरा दिल रो रहा है किसी के लिए, मैंने फोटोशॉप करके तस्वीर लगा दी। मेरी इनायतुल रहमान साहब से झगड़ा हो गया, मैंने एक फोटोशॉप करके तस्वीर लगा दी। लेकिन आप हाँ। मुझे बताइए कि रिस्पॉन्सिबल हुकूमत मतीउल्लाह जान के खिलाफ ये एफआईआर काट कर किसको शक्ल दिखा सकती है? और बाय द वे, इमरान खान साहब ने भी यही किया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मेरी सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे पे इतना ज्यादा डाला था कि मेरे पर कैपिटल पनिशमेंट लग जाए, मेरी हाँ। बेल ना हो सके। हाँ। तो हुआ जो शुरुआत की थी पुश्त पनाही पे इमरान खान साहब ने, उसे एग्जिस्टिंग हुकूमत नेक्स्ट लेवल ले गई। और हाँ। पुश्त पनाही करने वालों का इस वक्त वही किरदार है जो अमेरिका का इसराइल के लिए। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब सवालात बहुत से आ रहे हैं, इनायत से ही पहले सवाल लेते हैं इनका। चलिए, ले अच्छा लीजिए। इससे पहले मैं एक। आपका नाम मैंने पढ़ा तो आपका नाम ले दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद अली फलक, वो टेक्स्ट में उनका एक सवाल है कि जो आपकी बैकग्राउंड में तस्वीर है, इसमें जी, जो आर्ट है इसमें मैसेज क्या है? ये जी, दिस इज अ सैड हॉर्स, ये करबला का घोड़ा है। ठीक। डॉक्टर साहब अगर आप हैं तो आपको जवाब मिल गया। तो इनायत की तरफ चलते हैं, जी इनायत। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सर अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैम कह रही थी कि ये मसले और ये सब चीज़ें उलझ गई हैं और हम सिर्फ मुकालमा रह गए हैं ना, मुकालमे करते हैं या सिर्फ बात करते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स है जिनको हम ले सकते हैं, या आज मैं उस स्टेप को ले सकता हूँ कि उसको प्रैक्टिकली मैं अप्लाई भी कर दूँ सोसाइटी में, फॉर फर्द, एक इंडिविजुअल के लिए या कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालिए तो थैंक यू सो मच। कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास नहीं है जवाब इस सवाल का। क्योंकि कल एक कलेक्टिव एफर्ट को जोर तरीन ताकत से डिस्पर्स किया गया, और एक कलेक्टिव ताकत को 8 फरवरी को रिजेक्ट किया गया। क्या आप इस बात से, मैंने सारी रात इलेक्शन कवर किया था लाइव टीवी पर। हमारे पास रिजल्ट्स आने बंद हो गए थे। मैंने जब ये सवाल उठाया कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हमें इंस्ट्रक्शन आई कि ये मत कहें कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे मैनूवरिंग शुरू हो गई थी। हम्म। और मैं इसकी अकेली विटनेस नहीं हूं, इसके बीसियों विटनेस हैं, हजारों विटनेस हैं, सैकड़ों विटनेस हैं। आपको पता है, ये लोग खुद कहते हैं हम हारे हुए हैं। हम्म। जुबैर जो पहले पीएमएलएन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा आप किस किस्म की बात कर रही हैं? कैसे बात हो सकती है जब उन्होंने तहिया कर लिया है कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, इस पार्टी को खत्म करना है। हम्म। अच्छा, मसला क्या हुआ है? ये पार्टी, अव्वल तो ये पार्टी नहीं है, ये रिएक्शन है और गुस्सा है, जिससे जत्थे जुड़ गए हैं। और उन जत्थों को, इमरान खान के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। इमरान खान के पास कोई टीम नहीं है। इमरान हम्म। खान के पास कोई सियासी तदब्बर नहीं है। लेकिन इमरान खान बन गया है सिंबल। ठीक। और ये जिथे उस सिंबल से जुड़ गए, बीच में सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप नहीं है। हम्म। लेकिन जिस तौर ये इसको हैंडल कर रहे हैं, इन जत्थों में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अगर वो मैंने कहा नो कॉन्फिडेंस मूव ना लाया जाता, इस बंदे को इस ये ही वुड हैव जस्ट क्रम्बल्ड ऑन अंडर हिज ओन वेट। हम्म। और इसलिए मैं उस डेट लाइन से इस क्राइसिस को शुरू करती हूँ
जिसमें बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप पीटीआई की सपोर्टर हैं। मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूं। मैं जो पीटीआई फिनोमिना है, जो है कि अब एक फिनोमिना है, एक हकीकत है, मैं हाँ, उसको समझने की कोशिश करती बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तारिक साहब, तारिक जफर इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीजें बयान की हैं। मैं शुक्रिया। कमेंट करना चाहता हूं कि दो जो आप बता रही हैं ना, भी 2024 के इलेक्शन में रिजल्ट रोके गए, ये हुआ। अब जी जी 2018 के इलेक्शन में मैं खुद कराची में मौजूद था जी और मैं बिल्कुल। इलेक्शन के साथ वाबस्ता भी था। जी आप बिल्कुल। यकीन जानिए कि इस दफा जो हुआ है ना, सेम वही था, थोड़ा जी बहुत फर्क बिल्कुल। हो मैं सकता है। मैं 200% तारिक जफर इकबाल हाँ, साहब की माँ। जी जी। अब मैं मसला ये है कि जो फोर्सेस इसके पीछे हैं, उन्होंने तो पिछली बार भी अपना आप दिखाया और उसमें खान साहब राजी थे। उन्होंने इस दफा अपने आप दिखाया तो इस दफा दूसरा ग्रुप राजी हो गया। अब मसला ये है कि जब स्टेट के ऊपर कुछ लोग अ, और तरह की लैंग्वेज, अग्रेसिव लैंग्वेज करके अडॉप्ट करके आते हैं, तो स्टेट के पास अदरवाइज एज ए स्टेट क्या ऑप्शन बचता है? आप थोड़ा सा हमायत, मुखालफत, अखलाक वो निकाल दीजिएगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि स्टेट क्या सरेंडर कर दे? स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि जब स्टेट कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम हम्म। लोग ही कहते हैं कि भाई जो 9 मई को निकले तो आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? अब जब रोका जाता है, गलत रोका जाता है, ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, कोई शक नहीं, इसमें बहुत कुछ हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ब्लेमिंग इनको है, एक ब्लेमिंग उनको भी तो है ना, कि जो लोग ये नारे लगा के आते हैं कि हम कफन पहन के जा रहे हैं, हम कब्जा करेंगे, हम बंदा आज ही छुड़ाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा, इसको मैं कहता हूँ कैसे बैलेंस हो सकता है? स्टेट क्या करे? मसलन स्टेट सरेंडर करे या स्टेट बिल्कुल एक साइड पे हो जाए? क्या करे स्टेट? स्टेट कब्जा करने दे, स्टेट कहे कि जाएं आप जहां मर्जी चाहते हैं बैठ जाएं, मेरी जो बात चाहते आपको हैं आप अच्छी कर नहीं लें। लगेगी तारिक जफर इकबाल साहब, जी। लेकिन स्टेट सिचुएशन को इस नहज तक पहुंचने ना दें। हाँ, ये मेरी बात ठीक है। जितने जितने भी लोगों से बात हुई है आज तक, हाँ, जी और मैं बहुत टॉक्स करती हूँ, मुझे हमेशा ऑडियंस से ये एक सवाल यही आता है कि भाई 2018 में भी तो यही हुआ था, जी। तो अगर 2024 में हो गया तो कौन सा गुनाह हो गया? नहीं मैम, बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं इसको आपसे बिल्कुल इस गुजारिश तरह से। करूं, मैं आपको सिर्फ आज ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि गुनाह क्या हुआ है। हाँ, गुनाह ये हुआ है कि 2024 में जो गलती हुई थी उसको हमारे पढ़े लिखे, तदब्बुर, एक्सपीरियंस्ड सियासतदानों ने गले लगाया नहीं, गोद ले लिया। उन्होंने ठीक है। उस गलती को गोद ले लिया ठीक है। और कहा कि अब इसी गलती को हम दुगनी नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, हम इस गलती को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, हम्म, एक बार फिर अपने मफाद और अपने बका के लिए। नहीं आप ठीक मुझे है ये मैम, मैं एग्री। बताइए कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था ना, जी अगर इन्होंने इमरान खान की चपखलिश मिलिट्री से शुरू हुई, जी। बाजवा से चपखलिश शुरू हुई। अच्छा मैम, थोड़ा सा काइंडली मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि मैं उसकी चपकलिश नहीं हुई। मतलब वो एक किस्म का ना, जिन लोगों ने उसे लाया था और वो उसमें उन्हीं के कोई शक खिलाफ नहीं खड़ा था, हो गया यार, ये वो कौन सी उन्हीं के नई खिलाफ। बात हुई है? और ये बात कोई बंदा या ये तो हर कोई जो लाता है, भुट्टो को फौज लाई थी, भुट्टो को फौज ने टांगा। तो भुट्टो को हैंग हुआ ना, नवाज शरीफ मैं 3 बार आपसे बाहर ये तो गया कह ना। रही हूँ, नवाज शरीफ अगर को अगर फौज लाई थी। नवाज शरीफ ने जिस दिन कहा वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ को इज्जत देनी बंद कर दी उन्होंने। अच्छा। अच्छा मैम, मैं यही कहता हूँ कि अगर ये एक तो बार इन साहब देखिए को बाहर जाना पड़ हम। गया है, एक बार मैम, एक बार अगर इन साहब को बाहर जाना पड़ गया है, तो ये उन्हीं के साथी हैं, ये को और तरीका अडाप्ट करते हैं, ये उनको गालियां दे के तो यही नतीजा निकलेगा ना आगे से। देखिए, ताकतवर को आप गाली दोगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। स्टेट इतनी रहम दिल नहीं होती, मतलब मैं किसी तारिक आपसे ताकतवर साहब, ये को। तारिक साहब, तारिक मेरे साहब पहले इस पे, तारिक साहब बहुत से सवाल हैं, इस पे वापस आते हैं। बिल्कुल, मैं भी मुझे चाहूंगा मुझे कि इसमें। एक जुमला कहने जी 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 दीजिए डॉक्टर साहब। जी मैम, जी कि मैम। इस हाँ, एस्केलेशन में मेरा आपका बहुत नुकसान हो रहा है, और मेरे सही। आपके बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यही डर लगता है हमें। चलिए जी आगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू, मेरा ख्याल है मुझे थैंक यू, भूल भी थैंक गया तरतीब क्या थी। शुमाइला का कसूर ये है कि वो खुद होस्ट हैं, इनको हम डिले पे डाल सकते हैं। तो है। अच्छा। राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि
एक बहस में ये हुआ कि क्या 2/3 मेजोरिटी से पाकिस्तान के आइन में जो भी हुकूमत हो जो मर्जी चाहे तब्दीली कर सकती है। तो मेरा भी यही ख्याल था इसे 10-15 साल पहले के कर सकती है। तो एक दोस्त जो कानून को जानता था उसने मुझे कहा कि क्या पाकिस्तान को बेचने का फैसला भी कर सकती है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर जो कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर सकती। अब इसका मुवाजना जो है, इमरान खान को जो फौज लाई थी और अब जो फौज जिनको लाई है, इन दोनों में इतना ज्यादा फर्क है कि इन्होंने वो आइन का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। आइन में जो अ, अदलिया का किरदार था, अदलिया की आज़ादी का किरदार था, वो भी खत्म कर दिया है। और इस वजह से बिल्कुल ही कोई अवाम के लिए, कुछ मजलूम के लिए कोई फेवर कहीं से भी नहीं है। आपका क्या ख्याल है इसमें? पहली बात तो ये जी कि जो 2/3 मेजोरिटी आइन में तब्दीली लाती है, वो 2/3 मेजोरिटी मैं और आप नहीं होते। वो 2/3 मेजोरिटी इस तौर बनती है कि उसको अवाम ने अपने वोटों से पार्लियामेंट तक पहुंचाया होता है। वो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो जो प्रेमिस है वो यही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं वो लॉयल टू द स्टेट, बट मोर इम्पोर्टेंटली लॉयल टू द पीपल। तो अगर वो फैसला कर लेंगे पाकिस्तान को बेचने का तो फिर बेच दें। और क्या अभी पाकिस्तान आपके हाथ में है? ठीक। और जो आपने कहा कि जुडिशरी को भी अभी हमने किसी जोगा नहीं रोका, ये हुआ क्यों? जब ये कंसेंसस, जो इलीट कंसेंसस था ना, इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस था, जब फौज पॉलिटिकल पार्टीज को हटाकर मार्शल लॉ लगाती थी, तो जुडिशरी उनको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का पर्दा देती थी, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का पर्दा देती थी। नानू बेटे। जब जुडिशरी ने ये करना बंद कर दिया तो उन्होंने जुडिशरी का पर काट दिया। और यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये कहा है कि इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस फ्रैक्चर हुआ। और मेरा खौफ ये है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी झगड़ा है। देर इज इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड देर इज इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, बी इट जुडिशरी, बी इट द इस्टेब्लिशमेंट। आपके ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट यकलख्त है, ये लगता तो नहीं ज्यादा है। डिसिप्लिन्ड है, इसलिए मुझे और आपको आवाज कम आती है? ये लगता What नहीं है। was लगता यही what था कि what was इतना what is अटैक what नहीं, is the whole drama about General Faz? स्टेट फायरिंग नहीं करेगी, लगता यही था। स्टेट ने तो ये इशारा दिया था कि वो फायरिंग नहीं करेगी, क्योंकि फौजियों ने तो गले लगाया था ना। जो लोग आए थे उनके साथ अलैग से अलैग की थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और कोई वायलेंस नहीं होगी। लेकिन यार, बत्तियां बंद करके बिल्डिंग्स पे चढ़ के अपने लोगों पर फायरिंग, समझ में नहीं आया। और फिर सफा चिटा झूठ कि लाशें कहाँ हैं, खबरें कहाँ हैं, जनाजे कहाँ हैं। और फिर इस किस्म की पोस्ट कि जी कफन रह गए और लाशें भाग, मतलब मैंने इतनी तकलीफ दे पोस्ट देखी है मीडिया के ऊपर, और मैं सोच रही थी कि क्या कोई मौत को भी इस तौर सेलिब्रेट कर सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी की लाशों पे कोई रक्स कर रहा है। बहुत, मैं आपसे सही कह रही हूँ, जो मैंने आपसे कहा मैं दुखी हूं, मैं एक्चुअली बहुत दुखी हूँ दोनों तरफ से। मैं इन लोगों के लिए भी दुखी हूं कि इनकी सोच किस तरफ चली गई है, और मैं उन लोगों के लिए भी दुखी हूं जिनकी जानें गई। मतलब जो लोग गए वो भी हमारे, जो रेंजर मरा है वो भी हमारे। कोई इंडिया से तो नहीं आया हुआ था यार, दुश्मन ने तो हमला नहीं किया था, एलियंस तो नहीं उतरे थे इस्लामाबाद को 26 अक्टूबर नवंबर को।
डॉक्टर साहब आगे चले, सवाल बहुत से हैं। जी शायद साहब मुझे, हाँ हाँ, जल्दी से, आई एम जी। सॉरी, मैं भी जज्बाती हूँ कि बहुत सारी बातें करने लगती हूँ। नहीं नहीं, बात ठीक है आपकी बिल्कुल, वो मुझे टोकना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये अमजद इस्लाम अमजद साहब बड़ी देर से, और मुजीब साहब और बहुत से दोस्त हैं। जी अमजद, ये चले भी गए थे, मैंने जी, कहा वो खफा ना हो जाए कि मेरा सवाल ही नहीं आ रहा। अमजद साहब, जी अमजद। नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़ी तफसील के साथ काफ़ी सारी चीज़ों से आज पर्दा उठाया। मेरा जो कंसर्न है उसको मैं सवाल की सूरत में इस तरह से पेश करूंगा कि जैसे ये हालात हुए, हम सब ने देखा, हम सब बहुत दुखी हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दिया गया, किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं होने दी गई, लाइट्स बंद करके जो किया गया, मुतीउल्लाह जान के साथ जो किया जा रहा है। अब ऐसी सारी सिचुएशन में हमारे बड़े बड़े कुछ दानश्वर ये कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ कुछ मुअक्कलात से जिनको जो जान से गए या कुछ ऐसा, जैसे अभी मैम ने बात की रक्स की और खुशियों की। ऐसी सिचुएशन में एक सोचने वाला, समझने वाला, एक कुड़ने वाला बंदा क्या कर सकता है? उसके पास क्या चॉइस बचती है? क्या हमारे पास सिर्फ चॉइस ये बचती है कि हम गिलहरियों के हकूक पे बात करें, हम कुत्तों को, बिल्लियों को घर पे रखने के हवाले से बात करें, इंसानों की को टांग भूल कटने पे जाएं? रोक न डालें। जी, मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि हम जैसे लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है इस तरह की सिचुएशन में? मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मीडिया पे कदगन लगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे आउटरेज है। अ, बहुत बुरी जबरदस्त आउटरेज है। और हो सकता है रियासत शर्मिंदा ना हो, लेकिन रियासत को सोचना जरूर चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कि ये कोल्ड एंगर था और अब ये हॉट रेज है। हम्म। तो हॉट रेज जो है वो फिर सब कुछ जला देती है। या फिर आप बिल्कुल तमाम ह्यूमन राइट्स सस्पेंड कर दें। और क्योंकि बहुत कोशिश है सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाने की। 2 रोज आपका कुछ नहीं चलता था, ट्विटर नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था। हम्म। और जो लोग काम करते हैं, जो जिनकी रोजी है डिजिटल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत नुकसान है। मैंने किसी से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहने लगा वो अब हमें एक और ऐप है, उसका ये नाम है, अब उसके पैसे देते हैं तो उससे हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रही जी जी मुजीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम, वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम पैराप्लीज वाले स्टेट के बारे में 1857 से जो हमारी लीडरशिप और जो भी लोग बातें करते थे और स्टेट का जो कंसेप्ट था वो आज सेंटर तक पहुंच चुका है। और वही आपने बयान किया कि स्टेट ऐसा है। और मैम, जो मेरा क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि आज भी अगर स्टेट संभलना चाहे और सही रास्ते पे आना चाहे, जो दो जत्थे टीटीपी और पीटीआई जो इस वक्त वजूद में हैं और पावर में भी है, उनको कैसे डील किया जाए? इन जत्थों को स्टेट अगर फैसला कर भी ले कि मैंने अभी सही रास्ता लेना है और हमारी 2% लीड जो है वो ये डिसीजन कर भी ले, ये जत्थे, इन जत्थों को कैसे डील किया जाए? बेसिकली आयरन हैंड के साथ ही डील किया जाए या इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए कोई दूसरा तरीका भी? देखिए, मेन स्ट्रीम तो करना पड़ेगा, कितने लोगों को मारेंगे? नहीं मार सकते सबको ना। और दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका से तो ज्यादा जुल्म नहीं हुआ ना हमारे यहाँ। हम्म। तो वहां पे भी ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशंस बने थे, वहां पे भी वे फॉरवर्ड ढूंढा गया था। अभी डिजायर नहीं है वे फॉरवर्ड की। इस वक्त डिजायर है सप्रेशन की, ऑपरेशन की, इलिमिनेशन की। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि अब रियलाइजेशन हुई होगी कि कोई वे फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड है ना, हर कोई ये बात कर रहा है। और मसला जो सबसे ज्यादा मुझे खतरनाक लगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, रोज बच्चों से बैठती हूँ, बात करती हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि जो कुछ हुआ 26 नवंबर को उसके बाद उन्हें
उन्होंने स्टेट के नैरेटिव को बाय कर लिया, उन्होंने स्टेट के नैरेटिव को रिजेक्ट किया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने नैरेटिव चलाया ना कि ये हमला करने आए थे, ये वगैरह वगैरह, ये नैरेटिव किसी ने बाय नहीं किया। हम्म। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जी पॉलिटिकल साइंस में बिलखुसूस वो एक हार्वर्ड का प्रोफेसर था। वो ये कहता था कि ये बात सही नहीं है कि आपका नैरेटिव सच है कि झूठ है। हम्म। हम्म। अहम बात ये है कि आपके नैरेटिव के खरीदार हैं। तो इस वक्त स्टेट नैरेटिव के खरीदार कम होते जा रहे हैं। और एक जो 26 नवंबर का नैरेटिव था उसके तो बायर्स हैं ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर राहत। थैंक यू सो मच हुमा जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। थैंक यू। आपका जो फीलिंग ऑफ पेन, समहाउ एंगर और वो दुख तकलीफ, मेरा ख्याल हम सब शेयर करते हैं। अ, मैं हो सकता है थोड़ी सी जितनी गुफ्तगू हुई है उससे थोड़ा सा हट के बात करने की कोशिश जरूर। करूं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जब चाहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया। जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने चाहा, 18th अमेंडमेंट हो गई। और 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ संभाला जा सकता था। लेकिन अगेन ये जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल फिर से मल्टीप्लाई हो गया या एग्जेसरबेट हो गया, ये तकलीफ का बायस है। तो क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी तरीके खुद को किसी हद तक तो डेवलप कर सकती हैं? क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट करने नहीं देती। लेकिन मेरे पास ये दो मिसालें हैं जहां इस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं पाई। तो इट मीन्स कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी सी भी विल हो तो कुछ बेहतरी तो हो सकती है। तो आपका इस पे कमेंट चाहिए। और देखिए अच्छा लगा कि आपने जी वे फॉरवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है कोई वे फॉरवर्ड है? और अगर है तो क्या? देखिए, मुझे बहुत अफसोस से राहत दीदी ये कहना पड़ा, और हो सकता है क्योंकि आज मैं थोड़े पेसिमिस्टिक मूड में हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और फिर उसको फाड़ के फेंक दिया। इस वक्त जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो तो आपको कहीं नजर आता है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुझे तो जमहूरियत ही नहीं नजर आती, तो आपको चार्टर कैसे नजर आ रहा है? और नहीं, उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जो 18वीं तरमीम आई, मैं कोई 3 साल से सुन रही थी कि 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम्म। ये एक कांस्टेंट बात आपको सुनने को मिलती थी। ट्रू। और फिर उसके बाद दीगर तरमीमें आ गई। तो जो कुछ कोशिश की थी सियासी जमातों ने, अगर उन्होंने कोशिश की थी, तो उसको मेरा ख्याल है पूरे जोर शोर से इस वक्त रिवर्स किया गया है। और उससे भी ज्यादा अहम बात शायद ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल जमातें हैं, उन पर से either they will have to reinvent themselves, हम्म। or another force has to emerge। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फेस के साथ इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। इवन पीपल्स पार्टी हैज कॉम्प्रोमाइज क्रेडिबिलिटी। हम्म। एग्री। तो या और मैं आपसे दोबारा ये बात कहती हूँ, लोग इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, ये रिजेक्शन वोट है जो इमरान बिल्कुल। खान को मिलता है, ये एंगर वोट है। एक जुमला और कहने दीजिएगा शायद। देखिए, बड़ी उम्दा डेवलपमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जब ट्रम्प जीता था ना, तो सब बहुत हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया। उसके बाद फिर ट्रम्प 4 साल बाद, डीप स्टेट की स्ट्रैटेजी थी, वहां पे भी डीप स्टेट काम करती है, और ट्रम्प हार गया अगली दफा। उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो हम हर वक्त करते हैं। हम्म। लेकिन लोगों ने कहा कि जी ट्रम्प चला गया है, ट्रम्पिज्म नहीं गया है। हम्म। तो उसने जो सो कॉल्ड फोर्सेस अनलीश की थी ना, वाइट अमेरिका, अमेरिका ओनली फॉर अमेरिका, डिसमेंटल द डीप स्टेट, इमिग्रेंट्स को नहीं घुसने दूंगा, चाइना से कुट्टी करूंगा, वो तमाम चीजों को आज पूरे अमेरिका ने ज्यादा जोश और खरोश से वोट दिया है। उसने पॉपुलर वोट भी ज्यादा हासिल किया, उसने इलेक्टोरल वोट भी ज्यादा किया। ट्रम्पिज्म ना सिर्फ ये कि गया नहीं, बल्कि ट्रम्पिज्म जोर शोर से वापस आया। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही।
जी डॉक्टर सोहेल अगर साहब। हम एक दो सवाल और ले लें तो फिर मैं इजाजत जी चाहूंगी। जी, ये दो आखिरी सवाल है शुमाइला का, तो अब हम रोक नहीं सकते, तीन जी सवाल है। जी जी सोहेल सर साहब, कोई एक बात बार नहीं, वो क्विकली। बाकियों बाकियों से पूछ लें, कोई नहीं बात नहीं नहीं, शुमाइला दीदी, तुम इतने पेशेंस से सुन रही हो तो तुम्हारा सवाल तो लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, शुमाइला मुकालमा की को होस्ट हैं, तो इसलिए इनको हम ये कर सकते हैं इनके साथ के यस बाद में ले लें। यस। डॉक्टर सोहेल साहब, जी डॉक्टर साहब। सलामकुम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा जी आपकी गुफ्तगू सुनकर। थोड़ा सा ट्रूथ एंड रिकन्सिलियंस की आपने बात की थी, तो आपसे एक पहले एक सवाल कि क्या जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो क्या इमरान खान उसका सिग्नेटरी है? पीटीआई उसकी सिग्नेटरी है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इमरान खान तो एग्जिस्ट ही, इमरान खान को तो लाया ही गया था। देखिए, इमरान खान भी कोई खुद नहीं आए थे। जी जी। मुझे इस बात से कोई मतलब मुझे मैं तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करती हूँ। इमरान खान वाज अ रिएक्शन टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। जब दो जमातें उस दौर नहीं चल रही थी जिस दौर स्टैब्लिशमेंट उन्हें चलाना चाहती थी, तो एक्सपेरिमेंट आई के हुआ था। ठीक है। बट ऑल देयर एक्सपेरिमेंट्स गो रॉन्ग। मैं मैं सिर्फ यही बात आपसे सुन के अब आगे मैं सवाल कर लूं अब। डॉक्टर साहब बाकी सवाल ले लें। डॉक्टर साहब तीन सवालों पे हैं, तो ये मेरा ख्याल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अब डॉक्टर साहबा ने कहा था कि उसको बिल्कुल वो इस वक्त वो फंक्शनल नहीं है, तो मैंने इसीलिए सवाल किया था। मैं अब सवाल करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब आप जरा रुकें, दो सवाल ले लें छोटे छोटे, फिर अगर वक्त हुआ तो फिर वापस आएंगे आपकी तरफ। उसी के साथ मैं जानबूझ के जोड़ के आगे बढ़ाना चाहता नहीं हूँ नहीं, तो बात। रुक जाए प्लीज, रुक जाए जरा। वो डॉक्टर साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर एजाज साहब। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगी। हाँ, डॉक्टर एजाज साहब से और डॉक्टर रुबीना से एक सवाल ले लें, फिर बाद में देख लें। जी डॉक्टर एजाज साहब, जी डॉक्टर साहब। जी तकरीबन ये जवाब बीच बीच में काफी मिल गए हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने जो आखिरी बात की है कि जो आई के प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक्चुअली उसकी जो रिवर्बरेशंस जो हैं उनको भी तो हमें देखना चाहिए। तो ये जो उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आई और फिर ये सारे जो मसाइल हैं, ये उसकी रिवर्बरेशंस हैं। डॉक्टर साहब आपका कमेंट आ गया, इसमें सवाल तो नहीं लगता मुझे कोई है, तो ठीक है, इस पे तो जी ठीक है, आपका मेरा कैसा कमेंट है। सवाल ये है कि ये ऐसा है या नहीं। मैं बस एक जवाब दूंगी डॉक्टर एजाज साहब के, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। अगर इसको एबॉर्ट ना किया जाता तो ये अपनी मौत आप मर जाता। ठीक। चले वेरी क्विकली डॉक्टर रुबीना, जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे इंटरनेट का बहुत मसला है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में हूँ, लसबेला यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे इंटरनेट की इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है, बाकी पाकिस्तान की निस्बत आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं आपका पूरा प्रोग्राम तो नहीं देख सकती, हार्डली आई थिंक लास्ट 10 to 15 मिनट्स में मैंने ज्वाइन किया आपको। और इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान में है, यकीनन आप उससे भी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर इतने महाज चल रहे हैं कि अब इस्लामाबाद और केपी के और पंजाब के अंदर जो मजीद महाज खड़े हो गए हैं। तो सिचुएशन जो स्टेट के लिए है वो एक बड़ी वो जैसे कहते हैं एक एंटागोनिज्म किस्म की चीज एक स्टार्ट हो गई है कि एक तरफ पब्लिक है और दूसरी तरफ कहीं स्टेट जाके खड़ी हो गई है। तो अभी जैसे हमें आजकल बार बार कहा जा रहा है कि आप प्रोग्राम्स करें स्टूडेंट्स के साथ जिसमें उनको आप नेशनल इंटीग्रेशन पे लेक्चर्स दें। तो अब मुझे कहा गया कि आपका 10 दिसंबर को आपका लेक्चर है, तो आप उसके ऊपर बोलें। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी वाकई कि मैं जैसे आपने बात की कि इसके तो बायर्स ही नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन के तो बायर्स नहीं रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाह रहा है। तो और आपने बाल्कनाइजेशन की भी बात की। तो अभी क्या आपको नजर आ रहा है कि कहाँ चीजें जा रही हैं, कैसे नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें? स्टूडेंट हमेशा पूछ रहा है कि वे फॉरवर्ड, अगर आप कह रहे हैं कि वायलेंस की तरफ ना जाएं, अगर आप कह रहे हैं आप इंसर्जेंट मूवमेंट्स की तरफ ना जाएं, आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ ना जाएं, तो फिर किधर जाएं? ये सवाल इतना बड़ा हो गया है और इतना सामने एक आके खड़ा हो गया है कि उसका जवाब नहीं है किसी के पास, मेरे पास भी नहीं है। और मैं प्लीज चाहूंगी आपको कि आप मुझे इसमें वाकई गाइड करें कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, पूरी यूथ है, particularly in Balochistan and in general in entire Pakistan. What is the way forward? जी डॉक्टर साहब।
एक तो शाहिद, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ये जरूर रुबीना खान को भेज दीजिए। ठीक ठीक। ठीक है। और रुबीना, ये देखो, बस मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान से हम सबको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। नहीं मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई भी जवाब, लेकिन आई एम स्टिल वेरी वेरी प्रो पाकिस्तान। मुझे कम से कम 5 दफा ये खुली ऑफर थी कि मैं ये मुल्क छोड़ के चली जाऊं, मैं नहीं गई। मेरे बच्चे बाहर हैं और मेरा पूरा खानदान बाहर है, लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ। तो मेरे लिए नेशनल इंटीग्रेशन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे अभी भी सेम यार उम्मीद मैडम। है। और पता है उम्मीद कौन है? उम्मीद रुबीना हम सब हैं, हम सब उम्मीद हैं। हम शायद अभी भी इस रियासत की बका चाहते हैं, इसकी बेहतरी चाहते हैं, हम कोई हल ढूंढना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। और ये जो रोज रोज कोशिश करते हैं ना कि इंटेग्रेशन और नेशनल स्पिरिट, ये लेक्चर से नहीं आती है। इसके लिए अवाम को जोड़ना पड़ता है, रियासत को अपने साथ। हमारी रियासत अवाम को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, टॉक्सिक इलीट कैप्चर है। 2 ही तबके हैं, एक जो एक्सप्लॉइट करता है और एक जो एक्सप्लॉइट होता है। मैं और आप एक्सप्लॉइट होते हैं, और हमें से जो पार कर जाता है ये हद, वो एक्सप्लॉइटर्स से जा मिलता है। जैसे ही है। इजाजत है जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात डॉक्टर साहब शुमाइला से ले लें छोटा सा सवाल अगर आपके पास। बिल्कुल शुमाइला, ये हमने तुम्हारे लिए रुक रही हूँ बस। प्रॉमिस किया था जी। शुमाइला, शुमाइला मुख्तसर से। अच्छा, मेरा मुख्तसर सा, मेरे तो सवाल ही सारे मिक्सअप हो गए। मैडम, मेरा सवाल ये था कि मतलब आपने इतनी जितनी भी बातें की हैं, अब मैं मतलब मुझे कैसे पुरुमीद रहना है ना। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि ये डायलॉग से बात होगी, बैठ के करनी चाहिए। एक इतना अरसा हो गया है, मतलब मैंने खुद को डिसएसोसिएट किया हुआ था तमाम करंट सिचुएशन से। डॉक्टर साहब ने बड़ा समझाया था, तुमने नहीं अब देखना मीडिया ना। लेकिन मैं आज भी रोई हूँ फुटेजेस देख के। तो मुझे मुझे कैसे इनसे, मैं कैसे रह सकती हूँ, या आपकी रीडिंग क्या कहती है, ये कब तक बेहतर हो सकती हैं चीजें? मुझे नहीं पता शुमाइला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमें बात करना नहीं छोड़ना है। हमें सूरत हाल को समझने से अपने आप को डिसोसिएट नहीं करना। हमें बात करनी चाहिए, और हमें इनको बार बार बताना चाहिए कि हमें समझ में आता है कि आप हमसे झूठ बोलते हैं, और हमें समझ में आता है कि आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, कि अगर आप सोचें, अभी मेरे एक दोस्त थे, वो मुझसे बहुत नाराज थे कि 2018 में भी यही हुआ था। अगर 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ था, तो उन्हें सीसा फैलाई दीवार बन के खड़ा हो जाना चाहिए था कि इस दफा ये नहीं होने देंगे। लेकिन हम में से कोई ये वाली कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। वो कहता है क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं ताकत में आके दुगना तुम्हारे साथ ये करूंगा। मतीउल्लाह जान को आईके ने भी उठाया था, और इस बेचारे को अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी उठा लिया। और जब आईके ने उठाया था, तो ये उसके घर गए थे मिलने, उससे पुरसा करने, और इतनी लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए थे। आज जो कुछ बातें इन्होंने कही थी, ऐसा एक तो ऐसा मकाफात अमल है कि इन्होंने जो जो बातें कही थी, वो सब इनके मुंह को पड़ रही। जो कुछ आईके ने किया था, वो उसके मुंह को पड़ रहा है। लेकिन हम में से कोई भी इतना सियासी तदब्बर नहीं रखता, खड़ा होके कहे कि अच्छा आज से ये नहीं होगा, जो नेल्सन मंडेला ने किया था। बिल्कुल ठीक। हमें नेल्सन मंडेला की जरूरत है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद आइए, अभी इस्लामाबाद खुला है तो बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आऊंगी, फिर बैठ के निश्चित करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत भाग दौड़ में आना होता है, लेकिन कोशिश करूंगी ठीक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू बाद में जारी ठीक है। रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आपको जाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।